गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम पढ़ रहे थे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, जैसे कि रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। पेज 224। देखो, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में रह रहा है और कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? या तो वो उसकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसी हिसाब से चेंज होता जाए जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, या फिर वो क्या करे, अपने आप को रेगुलेट करे, है ना। या तो वो उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कन्फर्मर्स। और अगर वो रेगुलेट कर सकता है तो रेगुलेट करेगा, ऐसे फिर उसे हम क्या कहेंगे, रेगुलेटर। लेकिन अगर वो रेगुलेट या कन्फर्म नहीं करता तो उस केस में वो क्या करेगा, या तो अपनी एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर लेगा, रोक देगा, जिसको कहेंगे सस्पेंड, या फिर वो करेगा माइग्रेट, यानी कि उस हैबिटेट को छोड़ के वो किसी दूसरे हैबिटेट में माइग्रेट कर जाएगा। तो ये हैं इसके चार टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज कर रहा है। और क्या चेंज करता है वो, जैसे कि ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन। बाहर चेंज होने वाले कंडीशंस के हिसाब से वो अपनी बॉडी में मिनरल यानी कि सॉल्ट्स और वाटर का कंसेंट्रेशन चेंज कर सकता है। इसको ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन चेंज करना या फिर ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का रेगुलेशन यानी कि थर्मो रेगुलेशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, चाहे वो अंटार्कटिका हो या सहारा। इसीलिए अब पूरी अर्थ पर हम क्या देखते हैं, दिस इज द एज ऑफ मैमल्स। क्यों? क्योंकि मैमल हर तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। अब कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, इसका एग्जांपल इन्होंने देखो क्या दिया है कि मैमल्स या तो स्वेट करते हैं, जब उन्हें गर्मी लगती है तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है, या फिर मैमल शिवर करते हैं, जब उन्हें ठंड लगती है तो उससे हीट जनरेट होती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया है इन्होंने जो रेगिस्तान में रहते हैं, कि जब धूप ज़्यादा तेज होती है दिन के समय, वो चट्टानों के नीचे या रेत में उस हीट से अपने आप को बचाते हैं। और रात में जब वो सूरज छुप जाता है तो रेत जो होती है वो ठंडी होने लगती है, तब वो बाहर आते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कहीं छुप नहीं सकते, तो प्लांट्स में हीट को रेगुलेट करने के लिए, हीट से खुद को बचने के लिए क्या मैकेनिज्म है कि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनके पास अलग अलग मैकेनिज्म है, जैसे कि क्यूटिकल थिक हो जाएगा, स्टोमेटा संकन हो जाएंगे। संकन यानी कि डीप कैविटीज में प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा सिर्फ लोअर सरफेस पर होंगे, कम स्टोमेटा होंगे। जब तेज सन की इंटेंसिटी होगी तब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। इस तरह के उनके अंदर मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैमल का एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया था। अब आती है बात कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर क्या होता है? कन्फर्मर का मतलब है कि जैसा एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में चेंज कर लेता है, उसको कहते हैं कन्फर्मर्स। क्या लिखा है देखो, 99% एनिमल्स और प्लांट्स कन्फर्मर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इससे बात यह है कि अगर चेंज करना पड़े तो उसमें एनर्जी भी खर्च होती है। तो सब ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो चेंज कर पाए। जैसे ये लिखा है, हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर। तो ये एग्जांपल उन्होंने किस लिए दिया है, सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरह का मैकेनिज्म अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो, क्योंकि ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में लिखा है, स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स का जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो होता है तो वो कैसा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि जो बड़े जानवर होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो होता है कम। तो
छोटे जो जानवर होते हैं उनका एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा होने से और वॉल्यूम कम होने से हीट का लॉस बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो वो ये मैकेनिज्म को सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स। देखो इकोलॉजी का ध्यान रखना है कि इसमें हर चैप्टर में एग्जांपल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। श्रीव्स एंड हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स बर्ड्स हैं लेकिन साइज में बहुत छोटे। इसी तरह से श्रीव्स मैमल्स हैं लेकिन साइज में बहुत छोटे हैं। छोटे ऑर्गेनिजम्स की विशेषता ये है कि उनकी बॉडी का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी बॉडी से हीट का लॉस बहुत तेजी से होता है। दिस इज द मेन रीजन वाई स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि ठंडे इलाकों में छोटे साइज के जानवर कभी क्यों नहीं मिलते, या जैसे कि इंसेक्ट्स क्यों नहीं मिलते, ठीक है, या छोटे छोटे मैमल्स या बर्ड्स क्यों नहीं मिलते। तो उसका आंसर ये होगा कि इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका एक्सपोज सरफेस एरिया बॉडी का होता है ज़्यादा, जिससे कि हीट लॉस होगा ज़्यादा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। During the course of evolution, cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. ठीक है, तो इवोल्यूशन इस हिसाब से भी होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या उस चीज़ को सस्टेन कर सकता है या नहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि किसी आदमी की आमदनी है कम, ठीक है, और वो उसके खर्च करने का जो तरीका है वो हो बहुत ही ज़्यादा, तो ज़्यादा समय तक ये चीज़ सस्टेन नहीं हो पाएगी। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म का साइज अगर छोटा है और उसके बॉडी के जो एनर्जी एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा है, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है। तो ठंड में सर्वाइव करना या ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव करना ये भी कैसा है, ये ज़्यादा एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस है। इसके बाद अगर ऑर्गेनिज्म, देखो क्या लिखा है, सम स्पीशीज हैव एवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। तो ये जो रेगुलेट करने की एबिलिटी है कम ऑर्गेनिज्म में होती है और कम रेंज के लिए होती है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते या उन्हें महंगा पड़ता है तो वो क्या करते हैं, रेगुलेट करने को कन्फर्म करने लगते हैं कि जैसे एनवायरमेंट में कंडीशन चेंज हो रही है ऐसा ही हम कर लेते हैं। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन चलती रहती है तो ऑर्गेनिज्म के पास दो अल्टरनेटिव और हैं। पहला अल्टरनेटिव है कि वो माइग्रेट कर ले। माइग्रेट करने का मतलब है कि उस जगह को छोड़ के किसी और दूसरी सुटेबल जगह पर वो चला जाए। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एनालॉजी क्या है, समर के महीने में जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो क्या कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने जाते हैं। जैसे दिल्ली से शिमला का एग्जांपल दिया है इन्होंने। अब इसका जानवरों का एग्जांपल क्या होगा, बर्ड्स का एग्जांपल दिया इन्होंने कि भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क, वहाँ पर जो बर्ड्स है वो कहाँ से आते हैं, वो बहुत ठंडे इलाकों से आते हैं क्योंकि भरतपुर है राजस्थान में, गर्म इलाका है। वो बर्ड्स आते हैं साइबेरिया और एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। नॉर्दर्न रीजन यानी कि साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ पर है, एशिया के एकदम नॉर्दर्न टिप पर है, जहाँ पर कि बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं। वहाँ से वो उड़कर यानी माइग्रेट करके इस इलाके में आते हैं। क्यों? क्योंकि उधर इतनी ठंड होती है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इधर के गर्म इलाकों में आते हैं हर साल। तो ये वार्षिक एक मैकेनिज्म है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्ड्स में ही होता है, माइग्रेशन मैमल्स में भी होता है और लंबी लंबी दूरी का माइग्रेशन होता है। और जैसे कि भेड़ों में माइग्रेशन होता है, जैसे कि रेनडियर्स में माइग्रेशन होता है, ठीक है, विल्ड बीस्ट में माइग्रेशन होता है, या फिर डियर्स में, हर तरह के मैमल्स में माइग्रेशन देखने में आता है। अब आता है सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म ने एडवर्स कंडीशन की वजह से यानी कि कठिन परिस्थितियों की वजह से अपनी बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको पॉज लगा दिया, यानी कि उस पर स्टॉप लगा दिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम रुक गई है, तो उसे सस्पेंड कहेंगे। ठीक है, सस्पेंड का एग्जांपल देखो, जैसे तुमने सीड्स में देखा हो कि सीड्स में एक पीरियड आता है, डोरमेंसी पीरियड, कि जब प्रॉपर कंडीशंस होने पर भी जर्मिनेट ना करे सीड, तो वो एक तरह की क्या है, वो सस्पेंड होने वाली एक्टिविटी है।
और इसके एग्जाम्पल देखो दिए हैं इन्होंने, हाइबरनेशन। सस्पेंड का पहला एग्जाम्पल है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है स्लीप। कैसी वाली स्लीप? विंटर स्लीप। विंटर के महीनों में अपनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करते हुए कुछ जानवर सुषुप्त अवस्था यानी कि स्लीप में चले जाते हैं। स्लीप का मतलब यह है कि वो दौरान क्या है, इनएक्टिव हो गए, अपनी एनर्जी को वो कंजर्व कर रहे हैं, जो फैट उन्होंने इकट्ठा किया बॉडी में। इसके अलावा एक होती है समर स्लीप। समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन। समर स्लीप को कहेंगे एस्टिवेशन। ठीक है, देखो कंडीशंस उन्होंने क्या दिए, प्रॉब्लम्स, सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेसिकेशन। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो जरूर याद रखना। हाइबरनेशन का एग्जांपल है बियर्स। कौन से बियर? पोलर बियर। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है किसका? स्नेल्स और फिश का, जो कि किस में जाते हैं? समर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप का वैसे एक एग्जांपल और है, वो क्या है? वो है हमारे अर्थवर्म्स और वो है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को गर्मियों में कभी नहीं देखा जाता, जैसे गर्मियों का सीजन बीतता है और बारिश आती है तब वो हमें दिखते हैं। अब आती है बात किसकी? डायापॉज की। डायापॉज का मतलब है कि अब डेवलपमेंट रुक गया है। डायापॉज का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म ने मल्टीप्लिकेशन और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो रोक दिया है, बस वो किसी तरह से सरवाइव कर रहा है ना, सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ये किस में देखने में आता है? ये जू प्लैंक्टन्स में देखने में आता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? सस्पेंडेड डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल क्या हुआ? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं इसको मैं एक बार बता देता हूँ। जू प्लैंक्टन्स का मतलब है कि ऐसे प्लैंक्टन्स जो कि जू यानी कि एनिमल टाइप के हैं, और वो किस पे सर्वाइव करते हैं? वो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लैंक्टन्स पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जू प्लैंक्टन सर्वाइव ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन डू फोटोसिंथेसिस, जू प्लैंक्टन्स डोंट। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर होने के बाद आगे बढ़ें कि प्लैंक्टन्स क्या होते हैं। प्लैंक्टन्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी वाटर बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं, है ना, अपने आप स्विम नहीं करते, पैसिव स्विमर्स होते हैं, एक्टिव स्विमर्स नहीं होते, जिधर पानी की धारा बहे उधर ही चले जाते हैं, इसको कहते हैं पैसिव स्विमर। ठीक है, उनको, और अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, अगर वो नहीं करते, डिपेंडेंट है फाइटो पर, तो उन्हें जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, ये तो था ये कंसेप्ट। अब आती है बात एडेप्टेशंस की। एडेप्टेशंस क्या होती है? एडेप्टेशंस क्या होती है? एडेप्टेशंस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आने वाले वो छोटे छोटे परिवर्तन जिससे वो चेंज होते हुए एनवायरनमेंट या कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उनको एडेप्टेशंस कहते हैं। अब देखो, एडेप्टेशंस किस वजह से होता है? क्योंकि हैबिटाट कैसा हो गया? हैबिटाट अब हो गया स्ट्रेसफुल, हैबिटाट अब बन गया। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको सबको अच्छे से याद रखना। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसमें वो है कंगारू रेट। कंगारू रेट, कंगारू रेट ऐसा रेट है जिसके नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में पाया जाता है, और क्या करता है? केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है? इसकी बॉडी में जो फैट पाया जाता है उस फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर बनता है उस वाटर से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है, तो उसको कभी पानी पीने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो रहता भी ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी पानी मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इट ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसेंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो वो यूरिन भी उसका कैसा होता है? बहुत ही कंसेंट्रेटेड यूरिन।
और इस वजह से क्या है कि उसका यूरिन गाढ़ा होने से ये होता है कि कम अमाउंट में वाटर बाहर रिलीज होता है यूरिन के रूप में। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कंगारू रेट के पास कौन सी एडेप्टेशंस हैं डेजर्ट कंडीशंस में रहने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि वो अपने फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाता है, जिस वाटर का वो अपनी बॉडी में यूज करता है, तो उसे बाहर से पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती ड्राई कंडीशंस में, है ना। इसके अलावा अपने वो यूरिन को कंसेंट्रेट कर सकता है जिससे कि वाटर का लॉस कम होता है। अब देखो अगला एग्जांपल, डेजर्ट प्लांट्स में किस तरह से एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। इसका अब आती है प्लांट्स की। तो प्लांट्स में उन्होंने क्या दिया है कि प्लांट्स के पास एक क्यूटिकल होता है लीव्स में, ठीक, क्यूटिकल। एक क्यूटिकल का मतलब है कि लीव का जो अपर एपिडर्मिस है वहां पर क्या है, एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल। अगर ये थिक होगी तो वाटर का लॉस भी कम होगा, उसे कहेंगे थिक क्यूटिकल। इसके बाद स्टोमेटा डीप पिट्स में प्रेजेंट होते हैं। सरफेस पर स्टोमेटा अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे वाटर का लॉस तेजी से होगा। अगर ये डीप स्पेसेस में होंगे तो वाटर का लॉस उतना ही कम होगा। इसके बाद दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो डीप स्टोमेटा, ये अगला एडेप्टेशन। तीसरा एडेप्टेशन लिखा है कि इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल मैकेनिज्म है जिसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका मतलब ये है कि स्टोमेटा रात में खुलते हैं। रात में खुलने का मतलब ये है कि रात में वो गैसियस एक्सचेंज के लिए खुलते हैं, है ना, क्योंकि अगर वो दिन में खुलेंगे तो खुले तो थे गैसियस एक्सचेंज के लिए, वाटर का लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एसिड बनता है जिसे कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड। ये जो एसिड है ये तब बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर करती है तो ये एसिड बनता है, और दिन के समय जब स्टोमेटा बंद रहते हैं तब ये क्रेसुलेशियन एसिड यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ये किस फैमिली के प्लांट्स में ये मैकेनिज्म पाया जाता है, क्रेसुलेसी। क्रेसुलेसी। इसके बाद अब अगला एग्जांपल दिया है इन्होंने ओपुनशिया का, कि ओपुनशिया में कौन सी एडेप्टेशन पाई जाती है। ओपुनशिया जिसे हम क्या कहते हैं, कैक्टस। कैक्टस में जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई होकर स्पाइन बनाती है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, क्योंकि अगर वो लीव्स होती तो उनसे फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशनल लॉस होता, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्पाइन। तो लीव का काम कौन करेगा, लीव का काम स्टेम करेगा। वो स्टेम जो कि अब ग्रीन कलर का और मोटा हो गया है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फिलोक्लेड, ठीक है। ओपुनशिया के स्टेम को हम क्या कहते हैं, फिलोक्लेड, और ये कैसा होता है, थिक और फ्लैट, इसे फिलोक्लेड कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो मैमल्स में कोल्डर क्लाइमेट्स में और दूसरे क्या एडेप्टेशंस होते हैं। अलग अलग तरह के जानवरों में एडेप्टेशंस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मैमल्स में जो एडेप्टेशन लिखी है वो है शॉर्ट ईयर एंड लिम्स। शॉर्ट ईयर एंड लिम्स, क्योंकि जितने ज्यादा वो होंगे, देखो जब भी तुमने ठंड में तुम लोग निकले होगे तो तुमने ध्यान दिया होगा हमें ठंड कहाँ पर लगती है, जो हमारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं और साथ में जिनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल फिंगर्स, फॉर एग्जांपल नोज, फॉर एग्जांपल ईयर्स, है ना। बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिसमें एक्सपोज सरफेस एरिया तो ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है। जैसे अब तुम देखो फिंगर का एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा है लेकिन इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इस ऐसे बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि ऐसे बॉडी पार्ट से हीट तेजी से लूज होती है, तो ये उन्होंने मैमल्स का लिखा है कि एलेंस रूल के मुताबिक ये जो ठंडे इलाकों के जानवर होते हैं इनके कान छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि कान बड़े होंगे तो हीट तेजी से लूज होगी, ठीक है। लिम्ब और डिजिट्स यानी कि उंगलियां,
तो बॉडी के जो अंग हैं जैसे कि हाथ और पैर, इनको हम क्या कहते हैं? लिम्स। लिम्स भी उनके छोटे होते हैं और उनके डिजिट्स भी छोटे होते हैं। पोलर सीज में कुछ एक्वेटिक मैमल्स के पास एक थिक लेयर ऑफ फैट यानी कि ब्लबर पाया जाता है। ब्लबर का मतलब क्या है? फैट की लेयर। किसमें पाई जाती है? जैसे कि व्हेल में। व्हेल इतना बड़ा जानवर है कि उसमें फैट की लेयर भी बहुत बड़ी है, उसे ब्लबर कहा जाता है। ये तो फैट की लेयर ये क्या करती है? ये हेल्प करती है ठंडे इलाकों में एडजस्ट करने में, क्योंकि उस फैट के बर्न होने से हीट जनरेट होती है। अब देखो फिजियोलॉजिकल तरीके से किस तरह से एडेप्टेशन होती है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसे होता है? जैसे इन्होंने ये दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर एकदम से ठंडे इलाकों में जाएं या ज़्यादा ऊंचाई वाले पे जाएं, फॉर एग्जांपल अगर तुम नई दिल्ली से फ्लाइट में बैठे और सीधे कहाँ उतरे? लेह में, तो फ्लाइट कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली से ले जाएगी। या कोई भी शहर जैसे कि भोपाल से ले जाएं, तो उसमें क्या होगा कि भोपाल और दिल्ली क्लाइमेट के हिसाब से मैदानी इलाके हैं, लेकिन वो जो है वो हाई एल्टीट्यूड है और वहाँ पर एडजस्ट होने में बॉडी को समय लगता है ना। कुछ ही घंटों के अंतराल पे बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एल्टीट्यूड सिकनेस देखने में आएगी। देखो यहाँ लिखा है एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। एल्टीट्यूड सिकनेस के एग्जाम्पल्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई के इलाके में एकदम से चला जाए तो उसकी बॉडी जो सिम्टम दिखाती है उसे कहते हैं, जैसे कि नौशिया यानी कि दम घुटना, फटीग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। और हार्ट पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है? दिल का घबराना। ठीक है, दम का घुटना, दिल का घबराना और फटीग यानी कि थकान, ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कहते हैं, वो होता है कम, मैदानी इलाकों में होता है ज़्यादा। तो कम ऑक्सीजन में हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, तो फिर कैसे एडजस्ट करेगी? जब हम लंबे समय तक रहेंगे, है ना। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा हमारे बॉडी के आरबीसी काउंट भी चेंज होगा, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बॉडी बनाने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन कम है। ठीक है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम है, तो ज़्यादा आरबीसी बनाने से क्या होगा कि ज़्यादा उससे जो कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी के ऑक्सीजन को वो बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैसे उसने सॉल्व किया? बाई इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो उससे बाइंडिंग एफिनिटी, बाई डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाई इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। इन सब चीज़ों से वो क्या करती है? उस चीज़ को कंपेंसेट करने की कोशिश करती है। तो ऐसे जो इलाके हैं, ऐसे जो लोग हैं जो इन इलाकों में परमानेंटली रहते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी हम लोगों की बॉडी से इसीलिए अलग है क्योंकि उनमें आरबीसी काउंट हम लोगों से ज़्यादा होता है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि पहाड़ी लोगों के जो गाल होते हैं वो हम लोगों से ज़्यादा लाल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, इन एनिमल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range. In human it is 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक कुछ बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया आके बैक्टीरिया का जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, जिन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं, जो 100 डिग्री सेल्सियस के पार भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो इस तरह के कंपोनेंट की बनी होती है कि वो बाहर जो उबलता हुआ पानी है उस बैक्टीरियल सेल के बाहर, तो वो उसको इफेक्ट नहीं करने देता। ठीक है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, इसका नाम हमने सुना है, ये थर्मल वेंट्स में पाया जाता है और ये वही है जिससे कि टाक पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट इससे किया जाता है। तो ये उसमें कैसे सर्वाइव करता है? इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इस तरह के सब्सटेंस की बनी होती है कि हॉट
एंड बॉइलिंग वाटर को अंदर एंटर नहीं करने देती। इस तरह के थिक सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम है NaT। ठीक है, ये NaT की बनी होती है। ये NaT उस कंपोनेंट से अलग है जो नॉर्मल बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। नॉर्मल यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है Nag और NaM, ये बनी होती है NaT। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब आगे, many fishes thrive in Antarctic water where the temperature is always below zero. How do they manage to keep their body fluids from freezing? जो ठंडे इलाकों में जो समुद्र जम जाता है या लेक जम जाती है, वहाँ रहने वाले जो जानवर होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। सपोज ये वाटर बॉडी है और ऊपर ये बर्फ जम चुकी है, तो ये जो बर्फ होती है ये इंसुलेटर का काम करती है। अंदर की जो हीट ट्रैप हो रही है इस वाटर में उसको बाहर लूज नहीं होने देती, अंदर का पानी बना रहता है गर्म, बाहर भले कितने भी ठंड हो। तो और जो जानवर अंदर रह रहे हैं जैसे मछलियां, तो वो आराम से सरवाइव कर सकती है। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा उन्होंने, लार्ज वेराइटी ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी एक्सपीरियंस। हाउ डू दे लिव अंडर सच क्रशिंग pressures and do they have any special enzymes? Organisms living in such an extreme environment show a fascinating array of biochemical adaptations. समुद्र के तल, सपोज करो समुद्र है, इसके तल में रहने वाले जो जानवर हैं उन जानवरों को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जहाँ पर पानी शुरू वहाँ पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। फिजिक्स में भी हम ये बात पढ़ते हैं। तो जब से हम तली में जाते हैं तो इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है कि अगर हम वहां पर कोई स्पेशल बॉडी सूट ना पहने तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, क्रश यानी कि नष्ट हो सकती है। तो इसीलिए जो डीप सी डाइवर्स होते हैं यानी गहरे समुद्र में छलांग लगाने वाले या फिर तैरने वाले, वो स्पेशल सूट्स पहनकर जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बैरोफाइट्स। बैरोफाइट्स, फाइट्स मीन्स लविंग एंड बैरो बना है बार से। बार एक यूनिट है प्रेशर को नापने की। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल और एंजाइम्स भी स्पेशल टाइप के होते हैं जो एक्सट्रीम प्रेशर्स को झेल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ नेट का एग्जांपल दिया। इसके बाद सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप विद वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि लिजर्ड्स के बारे में लिखा है कि लिजर्ड्स जो हैं वो उनके पास टेम्परेचर रेगुलेशन की एबिलिटी नहीं है, तो वो दिन में क्या करते हैं, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। जैसे ही उन्हें लगती है कि उनकी बॉडी ठंडी हो रही है वो धूप में आके बैठ जाते हैं, और जैसे उन्हें लगता है कि अब गर्मी लग रही है वो फिर छाया में यानी कि पत्थरों और चट्टानों के नीचे खिसक जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं क्योंकि उनके पास स्वेटिंग या शिवरिंग के मैकेनिज्म्स नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। तो कुछ जानवर क्या करते हैं, वो बिल खोद के भी रहते हैं ताकि वो ऊपर की हीट से बचे रहें, क्योंकि मिट्टी के अंदर उन्हें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। इसके बाद पॉपुलेशंस और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम करेंगे कल। आज वाले जो टॉपिक है इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स थे, इनको एक लिस्ट बना के याद कर लेना।